हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे इस लेक्चर में या इस टॉपिक में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेईई मेंस। जो आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, बहुत सारे बच्चों ने अपने मैसेज भी ड्रॉप किए हुए थे कि सर हमें कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर, वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर या इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ने वाले हैं हम। हर एक सब्जेक्ट का मैं एक एनालिसिस बताऊंगा, कहाँ पे आपको किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, किन टॉपिक से करने हैं और कहाँ पे आपको कुछ टॉपिक छोड़ देने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या आपसे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग कच्चे करेंगे मेन से, ठीक है, सॉम से, सॉरी, स्टार्टिंग में करूंगा सॉम से कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दो तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा तो वो होता है जो बिल्कुल डिटेल में, डेप्थ में तैयारी कर रहा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में तैयारी कर रहा है। एक बच्चा वो है जो थोड़ा सा ना, उसको लगता है कि सर एक मोटी मोटी तैयारी हो जाए, बस मैं मोटे मोटे टॉपिक कवर कर लूं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा वो बच्चा है। एक बच्चा वो है कि सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मुझे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबके लिए डिस्कस करूंगा हर एक सब्जेक्ट में कि एटलीस्ट आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और आपको एटलीस्ट अगर आप ये नहीं कर रहे तो इन टॉपिक से आप क्वेश्चन जरूर कर लें। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बच्चे मैं सबसे पहले बात करता हूँ, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो इलास्टिक कांस्टेंट से बनता है। किससे बनता है? इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं इलास्टिक कांस्टेंट के बाद आपके एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन बनते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस से क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, इससे क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद मैं बताऊं तो कुछ क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक होम के अंदर, तो मेरा डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन बनता है कि भाई डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाउ वी कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन, मैं डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं बात करता हूं तो भाई कॉलम से भी सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं। जो मेरे यूरल्स इक्वेशन है, यूरल्स फार्मूला है, वहां से मेरे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस होता नहीं उन क्वेश्चन में, सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में चलता हूं तो बच्चे टॉर्शन इक्वेशन जो होती है, टॉर्शन में स्पेशली टॉर्शन इक्वेशन से, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये कुछ डोमेन्स हैं सोम के अंदर जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सोम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलो कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन आएगा तो आप ये मान के चलो कि 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि एसएफडी बीएमडी से आएगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट डोमेन है, टॉपिक है जिनके आपको टॉपिक कवर करने हैं, जो टॉपिक आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए कवर करने हैं। किसके लिए कवर करने हैं बच्चे? फॉर एसएससी जेईई मेंस एग्जामिनेशन, एसएससी जेईई मेंस। सिविल के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग की, तो इसके लिए ये चीजें। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो 90 to 95% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका किससे बनेगा? एसएफडी बीएमडी से बनेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरे इलास्टिक कांस्टेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कुछ इलास्टिक इक्वेशन पढ़ी है आपने कि भाई E = 2g 1 + म्यू, इससे बनेगा E = 3k 1 - 2 म्यू, इससे क्वेश्चन बनेगा। या म्यू = एक और रिलेशन है, उससे क्वेश्चन बनता है। मतलब ये इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है इलास्टिक कांस्टेंट से। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन बनता है। सीधे बेंडिंग स्ट्रेस से किस तरह का क्वेश्चन बनता है कि कोई भी बीम देगा, उससे बोलेगा कि भैया इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करके बता दो। आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वहां पे सिग्मा × जेड परमिसिबल स्ट्रेसेस दी होती है, जेड सेक्शन मॉडुलस निकालना होता है आपको। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस में किस तरह के होता है कि कोई भी बीम सेक्शन आपसे दे देता है, मान लो कि ये मेरा टी सेक्शन हो गया। ठीक है, ये मेरा टी सेक्शन हो गया और इस टी सेक्शन में आपसे पूछ लेगा कि भैया मुझे ये बताओ कि इस सेक्शन एक्स एक्स पे मेरी शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है। तो जो शियरिंग स्ट्रेस इक्वेशन है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं शियरिंग स्ट्रेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सीजी सबसे कॉमन टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
कोई भी आपसे फिगर देगा, किसी भी तरह की रेगुलर या इरेगुलर फिगर दे सकते हैं, वहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा सकता है या सीज निकलवा सकता है, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो बच्चे डिफ्लेक्शन भी मेरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मुझे डिफरेंट जो मेथड है मेरे, आप वहां से डबल इंटीग्रेशन ले लो, मैकॉले ले लो, स्ट्रेन एनर्जी ले लो, कॉन्जुगेट बीम मेथड ले लो, या एरिया मोमेंट एरिया मेथड ले लो, सारे मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉलम, कॉलम में सिंपल एक जो क्वेश्चन है आपसे यूरल्स इक्वेशन से कुछ कंडीशन देगा, वहां से क्वेश्चन करता है, उससे अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं करता है कॉलम में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होता है अगर कॉलम से आता है। टॉर्शन में सिंपली टॉर्शन इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आता है। टॉर्शन इक्वेशन है जैसे कि ये कि भाई टी अपॉन जे इज इक्वल टू टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, इस इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो बच्चे आपको करना क्या है, सोम के अंदर आपको क्या करना है, तो सोम के अंदर मैं आपको यही सजेशन करूंगा, मैं यही सजेस्ट आपको करूंगा कि आप सिंपली एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगा लो सबसे पहले, ठीक है। आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो मेंस के, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लगा लो, ठीक है। और मैं ये नहीं समझता कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर इतनी चीजें कवर की हुई हैं तो आपको कुछ ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी का मन और ज्यादा बोलता है कि नहीं सर मैं और ज्यादा पढ़ूंगा, तो आप इनके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस के जो प्रीवियस ईयर है वॉल्यूम 1 बुक आती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसमें कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हैं जो थोड़े से आपको इन टॉपिक से अलावा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, इसमें भी अगर कोई बोले कि सर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ ज़्यादा, तो भाई एसएफडी बीएमडी तो आप एटलीस्ट कवर कर लेना, ज़्यादा नहीं करना तो एसएफडी बीएमडी को आप एटलीस्ट कवर कर लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा एसएफडी बीएमडी का। बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, लेकिन एसएफडी बीएमडी तो मत छोड़ देना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलना एसएफडी बीएमडी का ही आएगा, 20 से 25 नंबर की प्रॉब्लम होगी, ठीक है बच्चे। बाकी इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप क्या पढ़ सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग सर्विस का पीवाईक्यू है उसको देख सकते हो। छोटे जो क्वेश्चंस हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए, ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो करने हैं, जो थोड़े से इनसे ओरिएंटेड इन टॉपिक से ओरिएंटेड। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाओ, वो लगाओगे तो खुद आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं और मुझे कहां से पढ़ने हैं, वही चीजें पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको खुद समझ में आता चला जाएगा। अभी आपने पीवाईक्यू लगाया नहीं है एसएससी जेई का मेंस का, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, आपको खुद समझ में आता चला जाएगा कि मेरे को ये चीज पढ़नी है, अच्छा ये छोड़ना, ये पढ़ना, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। क्लियर हुआ? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हो गया मेरे को। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, किसी को नोट करना है तो कर भी सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नाउ सेकेंड वन मैं बात करूंगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है बच्चे, मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करूंगा। और वैसे मैं एक और बात बताऊं आपको, आप चैनल पे जाइए, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा सॉन्ग मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्री में जाइए, यूट्यूब चैनल पे ही है, यहीं पे सॉलिट्यूड एजुकेशन पे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सोम के सारे लेक्चर डले हुए हैं, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेंस के लिए है, आप उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मेरा सजेशन, मेरा तो बच्चे यही सजेशन है कि छोड़ दो, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रक्चरल एनालिसिस से नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन बन जाता है जिसको मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। अगर फिर भी किसी का मन गवाही ना दे तो आप ट्रस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं उसमें बस ये देख लेना कि मेथड ऑफ जॉइंट से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे करते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन से करते हैं। बाकी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वो छोड़ देना, पढ़ने की कोशिश भी मत करना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जो कन्वेंशनल क्वेश्चन बनेगा ना उसको आप कर ही नहीं पाओगे, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और मेरे पास मेंस में मेरे को अपनी
नॉलेज भी शो करनी है कि मेरे को आते हैं और मेरे को वो चीज़ अटेम्प्ट भी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी गेन करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में पूरा पेपर छोड़ दूँ। तो मैं तो यही सजेशन है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस छोड़ दो। सबसे पहली बात तो इक्का दुक्का क्वेश्चंस कभी कभी आए हैं एसएससी में, तो वो ऑप्शन होंगे आपके पास उसके बदले कुछ दूसरे क्वेश्चन करने के। फिर भी किसी का अगर मन नहीं मानता कि सर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो भाई ट्रस्ट में एक बार मेथड ऑफ जॉइंट से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, वो थोड़ा सा देख लेना बस। वो भी एग्जाम से 2-4 दिन पहले जब थोड़े से माइंड फ्री हो तो एक बार पकड़ के देख लेना, अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन को भी छोड़ सकते हो, फिर भी मन है थोड़ा वो देख लेना। इसके अलावा आप बोलो कि सर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर लूँ, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कर लूँ, ठीक है, तो भाई नहीं करना, ये गलती मत कर देना, छोड़ दो, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। नहीं आना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आरसीसी। नेक्स्ट सब्जेक्ट में बात करूंगा बच्चे आरसीसी के बारे में कि भाई आरसीसी को मेरे को कैसे करना है, ठीक है। तो आरसीसी एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि 2 ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, एक है आरसीसी और दूसरा है सॉइल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सर्वे के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं। आरसीसी और सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी मेंस के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई आरसीसी में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लूं बच्चे कि भाई आरसीसी में क्या पढ़ोगे। आपके पास सिंगली रेनफोर्स बीम है, सिंगली रेनफोर्स बीम हो, ठीक है बच्चे, डबली रेनफोर्स बीम हो, सिंगली रेनफोर्स बीम हो, डबली रेनफोर्स बीम हो, या फिर आपके पास फ्लेंज सेक्शन हो, या फिर फ्लेंज सेक्शन यानी कि टी बीम जो होते हैं मेरे, टी बीम हो, एल बीम हो, ये सब, ठीक है। ये तीनों सबसे पहले आपको एलएसएम में भी कवर करने हैं, लिमिट स्टेट मेथड से भी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी कवर करने हैं, लिमिट स्टेट से भी करने हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी करना है। इनका डिजाइन भी कवर करना है, डिजाइन कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग सीयर में कैसे डिजाइन करेंगे। मैंने सीयर भी यहीं पे ले रहा हूं, मैं जो एक सीयर वाला चैप्टर होता है ना, वो भी मैं यहीं पे ले रहा हूं, ठीक है। ये तो छोड़ मत देना, आरसीसी कर रहे हो तो ये फुटिंग और स्लैब की डिजाइन एक बार छोड़ सकते हो, क्योंकि लेंदी बनता आएगा पेपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा लेंदी बनेगा, वो फिर भी एक बार छोड़ सकते हो कि चलो यार क्या पता मैं एग्जाम में उतना लेंदी क्वेश्चन कर दूं, लेकिन इसको तो मत छोड़ के जाना भाई। ये कहते हैं कि पूरी आरसीसी की एक तरह से बैकबोन है यही चीज, और इनसे क्वेश्चन बनेगा, बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, मेरी नहीं है, आपकी मजबूरी है। नहीं करोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चे। इन सब के अलावा ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये चीजें तो आपने कवर की होंगी डेफिनेटली, लेकिन एसएससी ने एक और क्वेश्चन करा है थोड़ा, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी देख लेना भाई एक बार। एसएससी में क्वेश्चन आया है कि ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, नाउ दिस इज अवर कैंटिलीवर बीम, थोड़ा सा ना, और जो इसकी डेप्थ है वो भी वेरिंग डेप्थ है, तो कैसे डिजाइन करोगे देख लेना एक बार। पीवाईक्यू में दिया हुआ है, ठीक है, पीवाईक्यू में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको। चलो ये हो गया, उसके अलावा आगे चलते हैं। ये इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो गई, बॉन्ड स्ट्रेस, डेवलपमेंट लेंथ, वो सारी चीजें कवर हो गई। और क्या क्या पढ़ना है अब मैं एक एक पॉइंट तो नहीं बताऊंगा, मैं मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा हूं आपको। उसके अलावा बच्चे स्लैब, हम बात करेंगे स्लैब की डिजाइनिंग की। तो स्लैब में दोनों 1 वे और 2 वे, 1 वे कैसे डिजाइन करते हैं भाई, और 2 वे कैसे डिजाइन करते हैं, दोनों 1 वे भी 2 वे भी। लेकिन जब मैं डिजाइन करूंगा तो इसका एक सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। आप बोलते हो कि सर बहुत लेंदी डिजाइनिंग होती है, बहुत ज्यादा लेंदी डिजाइनिंग होती है, कवर कैसे करूं, समझ नहीं आता, भूल जाता हूं बार बार। तो आप एक काम करो, आप एक पेज पे ना स्टेप लिख लो और स्टेप के साथ थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन लिख लो, और उसको ना मिनिमाइज करने की कोशिश करो। मान लो कि आपने 1 वे स्लैब का डिजाइन किया या 2 वे का कर लिया, और वो डिजाइनिंग आपकी ना 5 पेज पे जा रही है। 5 पेज तो लिख नहीं सकते एग्जाम में, लिखोगे तो 1 घंटा चला जाएगा, एग्जाम में होगा नहीं। मुझे इस तरह से अपनी कैलकुलेशन मैनेज करने हैं, इस तरह से स्टेप्स मैनेज करने हैं कि मैं इसको हार्डली
10-12 मिनट में कर लो, हार्डली बोले मैंने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर स्लैब का डिजाइन करने बैठे हो मेंस के पेपर में तो 10 मिनट, 10 की जगह बस 12 ले लो, बस उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 12। ट्राई करो कि 10 मिनट के अंदर मुझे ये सवाल अगर अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, पहली बात तो अवॉइड कर दो, स्लैब और फुटिंग की डिजाइन को अवॉइड करो एग्जाम के अंदर लिखना। लेकिन हो सकता है मेरी मजबूरी हो जाए, वहां पे मेरी मजबूरी फंस जाए कि मुझे वो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई एग्जाम के लेवल का आपको नहीं पता ना, हो सकता है टफ बन जाए, थोड़ा लेंदी बन जाए, तो वहां पे मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्लैब की डिजाइनिंग को इस तरह से कैलकुलेशन मैनेज करो। मैंने क्या किया था, मैंने क्या था 2 पेज में, 1-1.5 पेज में उसको फिनिश कर दिया था कि अगर मुझे डिजाइन करनी पड़ी तो मैं इतना ही लिमिटेड लिखूंगा। कुछ लिमिटेड लिखने का फायदा क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा। अगर मान लो 20 नंबर का सवाल है और मैंने थोड़ी सा लिमिटेड करके उसको लिखा है लेकिन ठीक किया है, तो हो सकता है मेरे को 20 में से 15 नंबर दे दे, 14 नंबर दे दे, 13 नंबर दे दे, बस इतना ही देगा। और अगर आपने बिल्कुल डिटेल में स्लैब की डिजाइनिंग की है, बिल्कुल डिटेल में की है, और आपने भैया वहां पे ले लिए 40 मिनट करने में, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। और बिल्कुल डिटेल में किए तब भी कितने नंबर देगा, 17, 18, 16, तो 2-3-4 नंबर का डिफरेंस आएगा। अगर मैं थोड़ा सा कम भी लिख रहा हूं और मेरे 2-3 नंबर का डिफरेंस है तो मेरा टाइम तो सेव हो रहा है एटलीस्ट। तो भाई लिख लो इसको एक पेज पे और उसकी देखो उसको मैं कहाँ चीज क्या स्किप कर सकता हूँ, किस स्टेप पे मैं वहां पे थोड़ा सा घुमा सकता हूँ एग्जामिनर को, वो चीज करना सीख लो। स्लैब के केस में भी और फुटिंग के केस में भी छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसका सब्स्टिट्यूट कुछ मिल रहा है एग्जाम में इसका, क्योंकि आपको 6 सेक्शन दिए होंगे और 5 करने होंगे, अगर इसका कुछ सब्स्टिट्यूट आपको मिल रहा है तो बेटर है इसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाओ, ना कि इस पे। ठीक है, अब आरसीसी में इसके अलावा कुछ फ्री के क्वेश्चंस भी मिलेंगे बच्चे। फ्री के मार्क्स कौन देगा आपको, फ्री के मार्क्स देगा कॉलम। ठीक है भैया, ये एक ऐसा टॉपिक है कॉलम जो आपको फ्री के नंबर देके जाएगा। कोई बोले ही सर फ्री के नंबर चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, तो भाई कॉलम करके चले जाना, तो भाई कॉलम करके चले जाना। सिंपल लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछेगा, पीयू लिख के आ जाना। उसके अलावा कॉलम के अंदर आप सर्कुलर कॉलम भी थ्योरी देख लेना एक बार, सर्कुलर कॉलम को कैसे डिजाइन करते हैं, जो सर्कुलर कॉलम होता है उसको डिजाइन कैसे करते हैं, एक बार थोड़ी सी नजर मार लेना उस पर। ऐसा नहीं कि सर सिंपल पीयू कैलकुलेट करना आ गया बाकी सर्कुलर, थोड़ी सी नजर मार लेना। क्वेश्चन आता है हेलिकल रेनफोर्समेंट, नहीं पूछेगा क्वेश्चन तो थ्योरी लिखवा लेगा कि बताओ स्टेप्स ही बता दो कम से कम। ठीक है, कॉलम के बाद यही अगेन बात आती है बच्चे फुटिंग की, तो फुटिंग भी वही सिनेरियो प्रोड्यूस करेगा जो कि आपकी स्लैब करेगी। स्लैब और फुटिंग दोनों के डिजाइन लेंदी है, और तरीका क्या है, पेज पे लिखो, ट्राई करो कि मिनिमाइज कर दूं उस चीज को। 5 पेज नहीं लिखने, मेरे को 2 लिखने हैं, 2 की भी जगह 1.5 ही लिखूंगा, 1.5 तो कम हो जाएगा, 2 लिखने, लेकिन थोड़े इफेक्टिव लिखूंगा, जिससे मेरे का अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आए तो विद इन 8-10 मिनट में खत्म कर दूंगा क्वेश्चन को, और 13-14 नंबर में मैं खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, 13-14 नंबर भी अगर मेरे को मिल गए तो ठीक है, बेटर कि मैंने 45 मिनट दे दिए और मेरे को 17-18 नंबर मिले, नहीं चाहिए मेरे को, मैं बस 20 में से 13-14 नंबर चाहिए और मैं सिंपली इसको 2 पेज में खत्म कर दूंगा। ऐसी कैलकुलेशन करनी है, अवॉइड करो, अगर वहां पे इसका सब्स्टिट्यूट मिलता है तो अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब उन बच्चों की बात कर लेता हूं आरसीसी के अंदर जो थोड़े से कहते हैं सर इतना नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं इतना। तो भाई नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 2 टॉपिक कवर कर लेना। एक तो ये वाले, ये जो बीम वाला पार्ट है सिंगली डबली, और ये टी बीम है। टी बीम का डिजाइन नहीं करना आपको, एक और बात याद रखनी है, टी बीम का डिजाइन मत करना, पूछेगा नहीं एग्जाम में। बाकी सिंगली डबली बीम का करना पड़ेगा, सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम का करना पड़ेगा, टी बीम का छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है। टी बीम में सिंपली ये देख लेना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस डब्ल्यूएसएम और एलएसएम दोनों से। ठीक है, एक बार कैंटिलीवर का भी देख लेना, और एक कॉलम ये कर लेना। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो स्लैब और फुटिंग भी कर ले, और जो थोड़े से नलायक है, नलायक नहीं कहता मैं, जो बोलते हैं सर मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि जिससे मेरा थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, पेपर ठीक ठाक हो जाए, तो स्लैब और फुटिंग की डिजाइनिंग आप छोड़ सकते हो। सारे बच्चों के लिए, वो बच्चे जो बोलते हैं सर मैं तो बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दीजिए बस, तो भाई ये बीम वाला पोर्शन कर लो और कॉलम कर लो। सोर्स क्या है, पढ़ने कहाँ पे है, तो सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बेटर ऑप्शन है वही अगेन
एसएससी जेई पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो करनी है, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के ईएससी के पीवाईक्यू देख लेना, थोड़े बहुत ही देखने हैं। और थोड़े बहुत कौन से देखने हैं, ये सिंगली डब्ल्यू वाले देख लेना और थोड़े से कॉलम के देख लेना, बस। उसके अलावा नहीं देखना कुछ भी, ना आपको स्लैब का देखना, ना आपको किसका देखना है, ना फुटिंग का देखना, बस इन 2 टॉपिक से देख लेना ईएससी के पीवाईक्यू थोड़े बहुत, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन करने, सारे नहीं करने होते, वही टॉपिक से थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं बच्चे स्टील की। सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टील। तो भैया स्टील में क्या करना है, तो सबसे पहला टॉपिक स्टील के अंदर अननेसेसरी चीजें पढ़ेंगे बच्चे, मुझे पता है आप बच्चे हैं, बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। कुछ लोग सोचेंगे प्लास्टिक एनालिसिस को कवर करने की, नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें एक टॉपिक पढ़ लेना है, क्या, सेफ फैक्टर। भाई सेफ फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। सेफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके क्वेश्चन भी नहीं लगाने, बस 1-2 क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं 2-3, वही लगा लेना, बहुत है। बाकी वो कॉलेस्प लोड कैसे निकालते हैं वो सब नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं अगर स्ट्रक्चरल फास्टनर की बात करूं, उसमें आपके 2 तरह के आते हैं। स्ट्रक्चरल फास्टनर्स में आपके रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन, एक तो बच्चे ये आ गया आपका, एंड दूसरा आता है वेल्डेड कनेक्शन। तो ये टॉपिक दोनों पूरे कवर करने हैं आपको, दोनों के दोनों पूरे टॉपिक कवर करने हैं। रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन भी करना है और वेल्डेड कनेक्शन भी करना है। इसमें असेंट्रिक लोडिंग वाले क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। इसमें आपको असेंट्रिक लोडिंग वाले भी क्वेश्चन करने हैं दोनों टॉपिक के, और असेंट्रिक में भी दोनों इन प्लेन एसेंट्रिसिटी है और जब आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी है, दोनों लेवल के कवर करने हैं। वैसे चैनल पे जाना, सॉलिट्यूड एजुकेशन चैनल प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे स्टील की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कर लेना, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। जितना मैंने कराया हुआ है उससे ज्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी उसको कवर करने की, सफिशिएंट है उतना ही, ठीक है। उसके अलावा नाउ टेंशन मेंबर, ठीक है, टेंशन मेंबर में भी कर लेना। वैसे टेंशन मेंबर वाले में ना ब्लॉक शेयर वाले क्वेश्चन मत करना। एक ये ना कुछ बच्चे ना ब्लॉक शेयर वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है, ये नहीं करना, ठीक है। लग एंगल के ना 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, मैंने नहीं कराया था लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैंने ये लग एंगल नहीं कराया था भाई, और यही क्वेश्चन आ गया था आपका लग एंगल का, ठीक है। तो लग एंगल के ना टेंशन मेंबर जब आप पढ़ोगे ना, तो इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे लग एंगल के, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे लग एंगल के, थोड़े देख लेना उन क्वेश्चन को। यही एक टॉपिक छोड़ दिया था मैंने लास्ट ईयर स्टील के अंदर लग एंगल वाला, और यही आ गया था एग्जाम में, दिक्कत हो गई थी। तो इसको देख लेना थोड़ा सा एक बार, लग एंगल के 1-2 क्वेश्चन है जो मेंस में आप पीवाईक्यू करोगे ना इंजीनियरिंग सर्विस वाले, उसमें टेंशन मेंबर में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, देख लेना उनको, ठीक है। उसके अलावा कंप्रेशन मेंबर की अगर मैं बात करता हूँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, मैं कंप्रेशन मेंबर की आपसे बात कर लेता हूँ। तो बच्चे अगर मैं कंप्रेशन मेंबर की बात करता हूँ, तो कंप्रेशन मेंबर में लेसिंग और बैटन का डिजाइन आपसे पूछता है, ठीक है, लेसिंग और बैटन दोनों का डिजाइन पूछता है, इसको थोड़ा देख लेना एक बार, मैंने कराया हुआ है, लेसिंग का डिजाइन मैंने कराया हुआ है, ठीक है, देख लेना, प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी की पूरी। इसमें बुल्टा मेंबर होता है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछता है कंप्रेशन मेंबर की, तो कितनी होती है, एजी इंटू एफसीडी, ठीक है, ये एफसीडी होता है। ये एफसीडी बेसिकली डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो पे, यानी कि KL/R मिनिमम पे। तो एक टेबल बनी होती है, इस तरह की आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे KL/R की वैल्यू दी रहती है, यहाँ से एफसीडी, इस तरह की टेबल बनी होती है। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी होती है, इसके बेसिस पे मैं वहाँ इंटरपोलेशन करके एफसीडी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एफसीडी आ गया, एजी दिया रहता है सेक्शन के, तो मेरी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। तो मेरे को बुल्ट अप सेक्शन भी डिजाइन करना रहता है, देन उस पर लेसिंग या बैटन लगा के उसका डिजाइन भी करना रहता है, वो बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी। आप जाओगे ना मेरे प्लेलिस्ट में स्टील स्ट्रक्चर का, तो ऑलरेडी सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हुई हैं, ठीक है।
उसके अलावा इसमें एक और टॉपिक रहता है बीम। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक रहता है बीम। बीम में सिंपली बस वही पूछता है कि मोमेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम सेक्शन का, तो वही सिग्मा इनटू जेड, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वाला, वही क्वेश्चन पूछता है। और जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको थोड़ा डिफरेंस भी समझ नहीं आएगा कि ये सोम का क्वेश्चन है कि स्टील का क्वेश्चन है। बीम का सेम क्वेश्चन होता है, वही कॉन्सेप्ट यूज होता है जो बेंडिंग स्ट्रेस में सोम में होता है। मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है करने में, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ, कर लेना। और बाकी इसके बाद गैनेट्री गर्डर उन सब की डिजाइनिंग मत करना, कुछ काम नहीं आना है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं आएगा, ना पढ़ने की कोई जरूरत है वहां पे कुछ आगे करने की। अभी तो हो सकता है कुछ बच्चों ने स्टील के अंदर प्लास्टिक एनालिसिस भी पढ़ लिया हो, ठीक है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट ना मैंने बता रखी है, मैंने करवा भी रखी है और मैंने बता रखी है, मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बच्चे इसके। स्टील की ना पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, इसमें भी वही करना है, एसएससी जेईई की, पीवाई की, प्लस कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं मेरे को इंजीनियरिंग सर्विस के, ठीक है। बात समझ में आ गया ना? किन ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये लास्ट है, मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। आप अगर बोलो कि सर मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ इसमें से, तो भाई सारी चीजें छोड़ देना, एक क्वेश्चन कर लेना इसमें। कौन सा क्वेश्चन करोगे? ये जो असेंट्रिक लोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रिवेटेड बोल्टेड कनेक्शन में या फिर आपके वेल्डेड कनेक्शन में, ये टॉपिक जरूर कर लेना। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 90% चांस है कि इस असेंट्रिक लोडिंग से ही क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है। 5% किस बात की चांस है? 5% चांस इस बात के हैं कि रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन में, जैसे कि आपसे वेल्डेड कनेक्शन दे देगा, ठीक है, और उसमें ना कुछ असेंट्रिसिटी जनरेट हो रही है उस कनेक्शन के अंदर, तो आपसे पूछेगा दोनों साइड वेल्ड लेंथ कितनी होगी, 5% उसकी चांस है। और मैं मुश्किल से कहता हूं कि 2 से 3% चांस है कि वो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मुश्किल से 2 से 3%, टेंशन, कंप्रेशन और बीम से। बाकी 90 to 95% चांस है कि वो आपसे इसी टॉपिक से क्वेश्चन कर लेगा। किससे? रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन, ये जो टॉपिक है 90 to 95% बता रहा हूँ इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। बाकी के तो 5% चांस है। फिर भी ये मैंने सारे टॉपिक बता दिए कि ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो स्टील के अंदर, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो अब ये तो मेरा एक सारे पेपर 1 वाले सब्जेक्ट हो गए, मतलब जो थोड़ा सा मेरे न्यूमेरिकल टाइप है। नाउ अब आगे चलते हैं कुछ और टॉपिक्स लाइक बिल्डिंग मटेरियल, लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल आपने खूब पढ़ा होगा प्री एग्जाम से पहले। एसएससी का कोई एग्जाम दे और बिल्डिंग मटेरियल ना पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने प्री एग्जाम में जितना पढ़ना था बिल्डिंग मटेरियल उतना पढ़ लिया, अब आगे से मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। इसका एक सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन उपाय बताता हूं मैं बिल्डिंग मटेरियल का। बिल्डिंग मटेरियल में आप एसएससी जेईई के पीवाईक्यू ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी किसके लेने हैं? आईएएस मास्टर के। मैं इसका कोई वहां पे पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, आईएएस मास्टर का मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके जो सॉल्यूशन है ना बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे सॉल्यूशन उसने दिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। किसी और पब्लिकेशन के दोगे तो आई थिंक मैंने उतना देखा भी नहीं है मैं, और उतने बेटर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। डिटेल में सॉल्यूशन है आईएएस मास्टर के, अगर नहीं है तो आप जाके या तो अमेजोन से खरीद लो या किसी फ्रेंड के पास होगा उससे जेरोक्स करा लो। अगर अमेजोन पे भी नहीं है तो आईएएस मास्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये लो, और इसके ना जब आप पढ़ोगे ना ध्यान से, आप पढ़ना इसको, इसके पीवाईक्यू पढ़ना बिल्डिंग मटेरियल के, आपको ये चीज लगेगी कि मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन ही है पूरे बिल्डिंग मटेरियल में, और वही उन्हीं क्वेश्चन को वो रिपीटेडली क्या कर रहा है, वो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। जैसे मान लो सीमेंट है, आप फिर वहां ना सीमेंट के ऊपर सारे क्वेश्चन देखना कि आज तक उसने सीमेंट के ऊपर कितने क्वेश्चन, आपको लगेगा कि भाई 10 क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो सेम बात को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ रहा है। मतलब यानी कि मेरा सॉल्यूशन का कंटेंट तो सेम है, क्वेश्चन मेरा डिफरेंट बना रहा है। तो जब आप पूरा एनालिसिस कर लोगे ना, पूरी की रीडिंग कर लोगे उसकी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे लिखना क्या है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ी चीजें उसको पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है, रटना भी नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल में आप रीडिंग करो, क्वेश्चन देखो क्या पूछा, अच्छा ये। जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई मुश्किल से पूरे बिल्डिंग मटेरियल में 5-10 क्वेश्चन है और वही मेरे को लिखने हैं वहां पे। तो आप क्या करो, अपने हिसाब से एक पेपर पे, अगर पेपर पे लिख सकते हो, अगर आप पेपर पे लिख सकते हो तो आप कुछ क्वेश्चंस बना लो अपने। जैसे
भाई वो टिम्बर का पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि टिम्बर की बताओ स्ट्रेंथ कितनी, कि भाई ये ड्यूरेबल होती है, एडवांटेज बताओ, ये ड्यूरेबल होती है, ये होती है, ये होती है। उसको टॉपिक वाइज लिखना शुरू करो अपनी मर्जी से, ठीक है। आप अपने आप उसको टॉपिक वाइज लिखना शुरू कर दो। हो सकता है जब आपने पढ़ा हो तो आप 2 ही पॉइंट लिख पाओ, 1 2, तो 8 पॉइंट तो कुछ वहां पे बना के भी तो लिखोगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां कुछ याद नहीं आएगा। और वैसे भी एग्जाम टाइम में दिमाग ना हमारा बंद हो जाता है, मेरी बस पैन चलता है और मेरे को बस वहां पे कुछ रटा हुआ याद नहीं आता है। तो जो प्रैक्टिस होती है ना मेरी लिखने की, मेरी वही काम आती है। इसलिए कहता हूँ सबसे बेटर है PYQ पढ़ लो और लिखने की प्रैक्टिस करो, अपने मन से लिख लो। 1 पेज लेके बैठ गए और इस पेज पे भाई ये मेरा A4 साइज का पेपर हो गया, मैं लिख रहा हूँ उस पर कुछ भी सीमेंट के बारे में, तो मेरे बारे में जो सीमेंट में मेरे को याद आ रहा है, और याद ऐसा नहीं कि उल जुलूल कुछ भी लिखोगे, ये जो मैंने पढ़ा है, मैंने भाई सीमेंट में ये होता है, सीमेंट ब्रॉडली इतनी कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, फिर इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट ये होते हैं, बॉक्स कंपाउंड, मतलब लिखना, प्रैक्टिस, हाथों से लिखने की कोशिश करो। हो सकता है जब आप लिखोगे 4 पॉइंट लिखोगे तो 1 पॉइंट तो अपने मन से भी निकल आएगा। बस सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही है, ना कोई नोट्स पढ़ने हैं, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत है बिल्डिंग मटेरियल में। और मैं तो ये कहता हूं इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करने बिल्डिंग मटेरियल में, कोई जरूरत नहीं यार, टाइम वेस्ट है टोटली। बस ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, रैंक 1 आ जाएगी, ठीक है। और रैंक 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे को तो सिलेक्शन चाहिए और सबका ड्रीम डिपार्टमेंट एक ही होता है, CPWD, ठीक है। तो वो मिल जाए तो रैंक 1 वाला भी बराबर है और लास्ट वाला भी बराबर है, ठीक है। तो मेनली तो सिलेक्शन डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो, अब बिल्डिंग मटेरियल के बाद एक और सब्जेक्ट जो बड़ा अच्छा सा सब्जेक्ट है, उसका भी क्या है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन करके है। वैसे इसमें क्या पढ़ना है सर, इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका SSC JEE PYQ, बस यही इसका ब्रह्मास्त्र है। PYQ में जो 1 2 4 सवाल आए हैं वो लगा लो, उससे ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कहीं से कुछ बुक्स, कोई नोट्स, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 4 सिंपल डेफिनेशन रहती है, जैसे कि बुक वैल्यू क्या है, साल्वेज वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये डेफिनेशन देख लो, एक मेथड पढ़ लेना कोई भी भाई कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, साल्वेज वैल्यू, वो PYQ देख लेना, बस सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा वही PYQ में से आ जाएगा, कोई भी वहां लिख के आ जाओगे सिंपली, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स, भाई इस सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं, सॉइल मैकेनिक्स की मैं बात करता हूं, और ये मैं मानता हूं कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल में क्या पढ़ना है, देखो मैं सॉइल का सबसे बेहतर सॉल्यूशन आपको बताता हूं बच्चे। सॉइल में आपको जो सॉल्यूशन करना है, आप SSC JEE के सबसे पहले PYQ लगाओ, SSC JEE के PYQ, मेंस वाले, सॉइल के मेंस के, मैं प्री की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मेंस के, ठीक है। ये लगा लिए, अब प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के ESC के मेंस लगाने हैं, सॉइल मैकेनिक्स के, और सारे सवाल लगाने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्वेश्चन कौन से, जो इन टॉपिक से आए हैं, जो SSC में आए हैं, वही उसी डोमेन से ESC के क्वेश्चन करना, और सारे क्वेश्चन करने A to Z। जब आप कर लोगे ना, इंजीनियरिंग सर्विस का डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आएगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, डाटा भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। जब मेंस का पेपर दोगे ना, तो इस वाले पेगमेंट से, इस ESC के मेंस से, सॉइल का पार्ट में, सॉइल में बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, SSC JEE के अंदर, जो मेंस का पेपर लिखने जा रहे हो, डाटा भी चेंज नहीं होगा। और एक और बात याद रखना, कुछ जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, हमारे डाउट हो जाते हैं। जैसे मैंने ना मान लो 100 क्वेश्चन लगाए, तो मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें मेरे से नहीं बनते या मेरे को थोड़ा डाउट होता है। तो भाई इस सब्जेक्ट में ना, इन क्वेश्चन में डाउट मत छोड़ देना, उन्हीं 10 में से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर किसी में कुछ डाउट है ना, तो रट के चले जाना, बेशक उन क्वेश्चन को रट लेना कि ये था, लेकिन छोड़ मत देना इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डाटा वाइज क्वेश्चन मिलेगा, डिट्टो डाटा भी मिलेगा। टॉपिक की लिस्ट में अगर बनाऊंगा तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी, इसलिए मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैं टॉपिक नहीं, सारे क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन कौन से, SSC JEE PYQ के, प्लस
जिन जिन टॉपिक से एसएससी में क्वेश्चन आए उसके सारे क्वेश्चन मेंस के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के सॉइल के सारे क्वेश्चन करने, सारे नहीं करने, सारे क्वेश्चन वो करने हैं जो इन टॉपिक से आए। ठीक है, समझ गए ना। थ्योरी भी पढ़नी है, टेस्ट देख लेना सारे कि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट क्या होता है, ट्राइजल टेस्ट क्या होता है, जितने टेस्ट है ना, टेस्ट की भी एक बना लेना। एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा टेस्ट का सॉइल में से कि ये टेस्ट कैसे करते हैं, वो टेस्ट कैसे करते हैं, तो ये देख लेना। इसमें मेंस पीवाई की थ्योरी पढ़ लेना सारी और टेस्ट देख लेना एक बार, और टेस्ट का एक बार आइडिया ले लेना जिससे वहां थोड़ा बहुत लिख पाओ एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये भी एक अच्छा सा सवाल है भाई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या करती है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें भी सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि एसएससी जेई के पीवाईक्यू करो, ठीक है, मेंस के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इसमें क्या होता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। जैसे कि मैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो जो मेरे पैरामीटर्स होते हैं जो वाटर सप्लाई में, जैसे पैरामीटर में जैसे टर्बिडिटी क्या है, एल्कलिनिटी क्या है, टीडीएस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी आपको, कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी डिजाइनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। आप ये सोचो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी डिजाइन के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन पूछ लेगा, आपसे बच्चे सेडिमेंटेशन टैंक का वो डिजाइन पूछ लेगा, आपसे वो सेप्टिक टैंक के डिजाइन का क्वेश्चन कर लेगा, सेडिमेंटेशन टैंक पूछ लेगा, आपसे सेप्टिक टैंक के क्वेश्चन के डिजाइनिंग पूछ लेगा। ठीक है, एक वो बीओडी वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बीओडी सीओडी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सीवर के जो क्वेश्चंस होते हैं वे अच्छे इंपॉर्टेंट आते हैं, ये बन जाते हैं एक। तो ये देख लेना, ठीक है। आप पीवाईक्यू जब करोगे ना एसएससी के, आपको सिलेक्शन आ जाएगा समझ में। और ये जो डिजाइनिंग होती है ना, ये थोड़ी सी इजी होती है, उतनी आसान नहीं होती, क्योंकि डाटा बेस होती है कि भाई लैंड टू बर्थ रेशियो इतना मान लिया मैंने, एरिया आ गया, वहां से कुछ ऐसे ऐसे करके हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता इन क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन भी पूछ रहा है आपसे, तो उसके साथ पहले थ्योरी अटैच कर देगा। जैसे बीओडी के ऊपर क्वेश्चन है तो आपसे पूछ लेगा डिफाइन द बीओडी को आप डिफाइन करो। तो इस तरह के क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में करता है। एक और बात याद रखनी है, आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है एसएससी में, वो इसके अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जब वाटर सप्लाई हम करते हैं ना, तो वाटर सप्लाई में जैसे कि भाई पानी आ रहा है मेरा, किसी सोर्स से आया, फिर वो किसी पाइप में गया, तो वो कुछ इंटरलिंक क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से एफएम से कनेक्टेड होते हैं। जब आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखोगे ना, जब आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करोगे, तो आपको जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिख जाएंगे ईएससी मेंस की बुक के अंदर। ईएससी की इंजीनियरिंग सर्विस ईएससी मेंस के कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये वाले क्वेश्चन कर लेना, पूछता है क्वेश्चन आजकल। एक नया ट्रेंड मैंने देखा है एसएससी के अंदर कि इन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है, जो थोड़े से कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एनवायरमेंटल के थोड़े, और थोड़ा सा एफएम के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े क्वेश्चन देख लेना एक बार आप। सारे क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग सर्विस के, ये तो मस्ट है। एसएससी के तो करने, ये तो भाई मस्ट है, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। और ये वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, पाइप वाले, कनेक्टिविटी वाले, ये देख लेना एक बार। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट चलते हैं बच्चे ट्रांसपोर्टेशन में। या ट्रांसपोर्टेशन से पहले मैं थोड़ा सा एफएम के बारे में डिस्कस कर लूं। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करूंगा। वैसे मैं फ्लूइड की जगह हाइड्रोलिक्स वर्ड यूज करना चाहिए था मेरे को, हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट हैं हाइड्रोलिक्स के अंदर। एक हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, एक पढ़ते हैं ओपन चैनल फ्लो, और एक पढ़ते हैं मशीन, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स। ये जो मशीन के अंदर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मेरे लेक्चर सारे डले हुए हैं ऑलरेडी। सॉलिट्यूड एजुकेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना आप, वहाँ पे मशीन के सारे क्वेश्चन पढ़ें, सब समझ में आ जाएगा मशीन में। फ्लूइड मैकेनिक्स सिंपली इस सब्जेक्ट के अंदर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। जो क्वेश्चन एसएससी पीवाईक्यू में आए, जितने भी क्वेश्चन आए सारे पढ़ लो, सारे को अच्छे से कर लो, उतना सफिशिएंट है। मैं तो आपको ये भी सजेशन नहीं करता कि आप ईएससी के मेंस के क्वेश्चन करो, इसमें देख लेना कुछ सेलेक्टिव आपको अगर अच्छा लगे, कुछ अच्छा लगे तो कर लेना, अगर मन ना करे तो छोड़ सकते हो ईएससी मेंस वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत मिल जाएगी आपको पीवाईक्यू में।
तो PYQ वाले भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, उतना ज़्यादा कोई एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती इस सब्जेक्ट के अंदर। मशीन का एक क्वेश्चन फिक्स है, OCF में कभी कभी पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कुछ क्या टॉपिक कर रहा है। तो SSC PYQ कर लो, SSC JEE का मेंस का PYQ कर लो भाई, आप मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, सफिशिएंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेना। मशीन वाला पार्ट हेडेक करता है थोड़ा, तो मशीन के लिए आप यूट्यूब चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट पे चले जाओ, पूरा मशीन पढ़ाया हुआ, क्लियर हो जाएगा फंडा सारा का सारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो अगर मैं बच्चे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तरफ बात करता हूं तो ट्रांसपोर्टेशन में वैसे तो होते बहुत सारे पार्ट हैं, तो यहाँ पे SSC में केवल 2 पार्ट की हम बात करते हैं। एक पढ़ते हैं हम हाईवे के बारे में, एक बड़ा हाईवे और एक रेलवे। आजकल एक नया ट्रेंड बना है SSC JEE के मेंस के अंदर रेलवे से क्वेश्चन करने का, एक ये नया ट्रेंडिंग टॉपिक है रेलवे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, इसकी डेफिनेशन, इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो, प्लस इसके क्वेश्चन, ये टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है SSD OSD, SSD और OSD साइड। ठीक है, SSD और OSD, बस ये टॉपिक है, पूरा हाईवे खत्म हो गया आपका मेंस में सुपर एलिवेशन और SSD OSD से। SSD OSD के सारे क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस वाले क्वेश्चन भी करने हैं, प्लस उसके अलावा SSC के PYQ भी कंप्लीट करने हैं। SSC PYQ भी कंप्लीट करोगे, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के जो सुपर एलिवेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए मेंस में वो भी करने हैं। सेम SSD OSD के भी करने हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि हाईवे में कोई करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप बिटुमिनस के जो बाद के टेस्टिंग के क्वेश्चन है भी करने बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिग्नल के डिजाइनिंग के क्वेश्चन करने बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है, ना आए हैं ना आने वाले हैं, कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, रेलवे के अंदर थोड़ा सा जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला पार्ट है उसमें थोड़ी थ्योरी देख लेना कि गेज क्या है, वो बैलास्ट वाला जो होता है, बैलास्ट में क्या क्या होता है, वो थोड़ी चीज़ें एक बार देख लेना। थोड़ा सा एक बार सुपर एलिवेशन का थोड़ा एक क्वेश्चन देख लेना रेलवे में कि GV²/127R, उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं। या कुछ स्पीड वाले क्वेश्चन दिए ना, मार्टिन फॉर्मूला है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, वो थोड़े से एक बार फॉर्मूले देख लेना। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बेसिक देख लेना ज्योमेट्रिक डिजाइन का रेलवे का। ठीक है, ज़्यादा ना हो तो कुछ क्वेश्चन भी लगा सकते हो, 2-4 रेलवे के इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस में जो आए वो लगा लेना क्वेश्चन, पूरा ट्रांसपोर्टेशन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बच्चे सर्वे की तरफ, कि भाई मेरे को सर्वे के अंदर क्या क्या करना है। सर्वेइंग बेसिकली, तो सर्वे में आपको पता ही है सर्वे में किस तरह के क्वेश्चन करता है, क्योंकि SSC दे और सर्वे ना पढ़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप PYQ कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट जो वो इंक्लूडेड एंगल वाले, फोर बियरिंग बैक बियरिंग वाले होते हैं ना, कि एक है कि A से B गया, फिर B से C की इतनी बियरिंग थी, C से D की इतनी थी, फिर D से इतनी थी। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये तो फिक्स है ना, A B C D E, कि A B कितना था, A B A लाइन के जो थी ये पॉइंट पे फॉर बियरिंग आपकी इतनी थी, बैक बियरिंग इतनी थी, B पे इतना था, फॉर बियरिंग इतनी थी, बैक बियरिंग इतनी थी। फिर आपका कुछ आएगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन की कुछ कॉन्सेप्ट देगा, तो बताओ कि भाई इंक्लूडेड एंगल कितना हुआ, ए कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है, सी कितना आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये बस इसमें ये देख लेना आप, बाद में ना जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं सर्वे के अंदर तो हम मिस्टेक कर देते हैं। मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, मैंने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सारे सही से कैलकुलेट किए, लेकिन बाद में इसको ना क्रॉस चेक करके नहीं दिखाया। जैसे कि सबका जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2n-4 × 90, तो ये लास्ट में ना 1-2 लाइन ये और दिखा देना, जिससे कि एग्जामिनर ये सोचे कि ठीक है भाई बच्चे ने पूरा क्वेश्चन किया है। आप करते क्या हो कि क्वेश्चन को सही भी कर दोगे, फाइनली अगर ये चेक करके नहीं दिखाया ना तो हो सकता है वो आपके 1 से 2 मार्क्स को कट कर दे। हो सकता है 20 में से 20 देने वाला था,
फिर 20 में से 18 ही देगा, 17 देगा, 16 देगा। तो ये फाइनली ये एक बार दिखा देना उसको क्रॉस चेक करके। इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं मेंस के अंदर, ठीक है। ये हो गया। और बाकी जैसे इसमें ठीक है, आप मतलब जब PYQ लगाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग है, RL लेवल वाले क्वेश्चन कर लेना कुछ, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी सबको पता है यार क्या करना है क्या नहीं। एक वो शॉर्ट बार वाले है ना, पुलिंग फॉर्मूला, एक चेन है उसमें पुल इतना लगाया तो बताओ सैग कितना होगा, वो वाले क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना इसमें अंदर, ठीक है। तो मेरा मोस्टली पार्ट ओवर हो गया। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए बच्चे, सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। मोस्टली मेरा सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, RCC हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, FM मैंने बता दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, सॉइल हो गया, आपका सर्वे हो गया, पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगी। तो मोस्टली मेरे टॉपिक हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो सारे के सारे टॉपिक मेरे यहाँ पे ओवर हो गए, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ अच्छा लगा होगा। हाँ, एक और इसमें रह गया इरिगेशन का, एक और टॉपिक बचता है वाटर रिसोर्स का, WRA, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो वाटर रिसोर्स के बेसिकली दो पार्ट हैं, सबको पता है। एक है इरिगेशन, एक पार्ट है बच्चे इरिगेशन, और दूसरा पार्ट है बच्चे हाइड्रोलॉजी। एक पार्ट इरिगेशन का और दूसरा किसका है, दैट इज ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो ये हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट ना ये छोड़ देना, ये नहीं आता है, हाइड्रोलॉजी नहीं आता है आपके एग्जाम में, इरिगेशन आता है मेंस के अंदर। और इसमें भी किससे पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो लेसी कैनाल का डिजाइन पूछता है, लेसी थ्योरी से सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ना कि वो ये जो क्वेश्चन होते हैं बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, उसमें डेप्थ ऑफ वाटर कितनी होगी, गामा W अपॉन गामा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाला जो फॉर्मूले है ना, ये वाले फॉर्मूले जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। यही दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कैनाल का डिजाइनिंग से क्वेश्चन कर सकता है आपसे, या फिर ये जो बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड है, जो परमानेंट विल्टिंग वाले जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है ना वो कर सकता है आपसे। इसके अलावा से आपसे कुछ पूछेगा नहीं इरिगेशन के अंदर। हाइड्रोलॉजी तो पूरी छोड़ देना, हाइड्रोलॉजी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेशली इन द मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर है बच्चे, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सभी को। चलो, तो ये एक ओवरऑल आइडिया था सब टॉपिक्स के बारे में, क्या क्या मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या मेरे डोमेन है, क्या क्या टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए मेंस के अंदर, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइमली। बाकी सबके पास मेरा नंबर भी रहता है, आप पूछ सकते हो मेरे से क्वेश्चन। एप्लीकेशन का भी लिंक दिया है, एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, जो अभी भी काम आएंगे और जो फ्यूचर में जब आप जॉब करोगे तब भी जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे, वो भी सारे अवेलेबल हैं। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है लिंक दे दिया मैंने, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका, ओके।